Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about La Nina effect on air quality in India. This topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view, especially the subtopic important geophysical phenomena. देखिए एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इसको आपको ज्योग्राफी के फाउंडेशन क्लास में जरूर पढ़ाया होगा मृदुल सर ने, बट एक बार मैं ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूं और फिर हम इसके बेसिस पे ये करंट डेवलपमेंट देखेंगे। देखिए, अगर आप देखें नियर द इक्वेटर जो ट्रेड विंड्स होते हैं बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट एंड साउथ अमेरिकन कोस्ट, तो यहाँ के जो ट्रेड विंड्स होते हैं इनकी एक स्पेशल फीचर होती है। ये जो ट्रेड विंड्स होते हैं 2 सालों के लिए काफी स्ट्रांग बहते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी कमजोर होने लगती है और कमजोर होते होते दे बिकम वेरी वीक, अगेन दे स्टार्ट ग्रोइंग स्ट्रांग एंड देन दे गेट स्ट्रांग टू सर्टेन एक्सटेंट एंड देन दे अगेन स्टार्ट बिकमिंग वीक। तो इस तरीके से ये जो ट्रेड विंड्स हैं ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और साउथ अमेरिकन कोस्ट, पेरू कोस्ट आप कह सकते हो, उसके बीच में जो ट्रेड विंड्स बहते हैं नियर द इक्वेटर, उनकी ये फीचर होती है। अब इसके कारण होता क्या है, जब ट्रेड विंड्स काफी स्ट्रांग तरीके से बहती हैं तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास वार्म वाटर कलेक्ट हो जाता है, because the upper surface water which is relatively warm, it gets collected near the Australian coast because of the direction of the trade winds। जो नदर्न हेमिस्फेयर से जो ट्रेड विंड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, सदर्न हेमिस्फेयर के जो ट्रेड विंड्स हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। तो यहाँ पे जाकर के हॉट वाटर, वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है और रिलेटिवली कूलर वाटर, सब सरफेस वाटर फिर इमर्ज होकर के कलेक्ट होने लगता है नियर द पेरू कोस्ट। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन बनती है जब द ट्रेड विंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हॉट वाटर ऑन द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट एंड कोल्ड वाटर ऑन द पेरू कोस्ट। और इस कारण से यहाँ पे फिर बनता है लो टेम्परेचर, क्योंकि जहां पे भी सरफेस टेम्परेचर लो होगा वहां पे बनेगा, सरफेस टेम्परेचर हाई होगा, आई एम सो सॉरी, वहां पे बनेगा लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर जो है वो वार्म होगी, वार्म होगी तो एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगी तो फिर इट विल स्टार्ट राइजिंग and convectional rising winds will lead to low pressure on the surface, right? और ये राइजिंग विंड्स अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगी, फिर वहां से डाइवर्ज होंगी एंड दे विल सबसाइड ऑन द रीजन जहां पे कूलर टेम्परेचर है ऑन द सरफेस एंड इफेक्टिवली इट विल मेक अ हाई प्रेशर एरिया ऑन दैट रीजन। तो आई अंडरस्टैंड कि अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कीजिए, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी कि जहां पे भी सरफेस टेम्परेचर लो रहता है वहां पे, जहां पे भी सरफेस टेम्परेचर लो रहता है वहां पे बनता है हाई प्रेशर, जहां पे भी सरफेस टेम्परेचर हाई रहता है वहां पे बनता है लो प्रेशर। क्योंकि जहां पे सरफेस टेम्परेचर हाई, वहां के जो एडजेसेंट एयर है वो वार्म होता है, एक्सपैंड होता है, राइज होता है, लीडिंग टू कन्वेक्शनल राइजिंग विंड्स एंड दैट लीड्स टू लो प्रेशर ऑन द सरफेस एरिया। और जहां पे भी सरफेस टेम्परेचर लो रहता है वहां पे अपर एयर इज कूलर, डेंसर, एंड दैट इज व्हाई इट इट डज नॉट राइज, रादर यहाँ पे विंड सबसाइड करती हैं और यहाँ से फिर सरफेस पे जो विंड्स हैं वो डाइवर्ज होती हैं लीडिंग टू हाई प्रेशर जोन। तो मैं बस आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ट्रेड विंड्स हैं ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और पेरू कोस्ट के बीच में, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर ऑन द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट एंड हाई प्रेशर ऑन द पेरू कोस्ट, एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए साइकिल, एटमोस्फेरिक विंड साइकिल, जिसको हम लोग कहते हैं वॉकर साइकिल। क्योंकि लो प्रेशर एरिया से विंड राइज करेगा, कन्वेक्शनल विंड, और हाई प्रेशर एरिया में पेरू कोस्ट में विंड आकर के सबसाइड करेगा, लीडिंग
ऑन एयर साइकिल जिसका नाम रखा गया वॉकर साइकिल। अब यू सी, वॉकर साइकिल तो यहां पे बना, ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है, ये है पेरू कोस्ट। तो पेरू कोस्ट के ऊपर हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ लो सरफेस टेम्परेचर, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे लो प्रेशर बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेम्परेचर, तो ये तो बना वॉकर से। बट जब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तो नेचुरली विंड विल मूव इन अदर डायरेक्शंस ऑल्सो। तो यहाँ से जब विंड सबसाइड करेगी तो एक विंड तो आई ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ और दूसरी विंड जाएगी दूसरे डायरेक्शन में, अफ्रीकन कोस्ट की तरफ, राइट। और अफ्रीकन कोस्ट पे फिर बनेगा एक लो प्रेशर एरिया, और इस तरीके से वो बिकॉज ऑफ दिस वॉकर साइकिल टू एडजेसेंट साइकिल्स विल बी क्रिएटेड ओवरऑल, इस तरीके का ये वॉकर साइकिल है। यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर के कारण एक तो इसका आर्म होगा वो लो प्रेशर की तरफ इधर आएगा, दूसरा आर्म ऑफ विंड विल मूव बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर जोन टुवर्ड्स द अफ्रीकन कोस्ट। सिमिलरली यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे दो तरफ से यहाँ पे विंड यहाँ पे कन्वर्ज होगी, एक इधर से विंड आ रही है, एक इधर से आर्म आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो यहाँ पे बन गया रिलेटिवली हाई प्रेशर। और इस हाई प्रेशर को जो अफ्रीकन कोस्ट पे बनता है जस्ट मेडगास्कर से थोड़ा ऊपर, इसको कहा जाता है मस्करीन हाई। तो बिकॉज ऑफ दिस वॉकर cycle, two more cycles, atmospheric wind cycles are created, and effectively one high pressure is created on the eastern side of African coast just above Madagascar. इस हाई प्रेशर को कहा जाता है मस्करीन हाई। अभी जो मस्करीन हाई है ये फिर क्या करता है, जब तक वॉकर साइकिल मजबूत है, as long as the Walker cycle is strong, this masculine high pressure is strong, and as long as this masculine high pressure is strong, it will keep on forcing the monsoonal winds towards the Indian coast, and it will lead to good monsoonal rainfall. बट जैसे जैसे ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ने लगते हैं, ये वॉकर साइकिल कमजोर पड़ने लगता है, जब ये वॉकर साइकिल कमजोर पड़ने लगता है तो ये मस्करीन हाई प्रेशर अब उतना स्ट्रांग नहीं रहता, एंड व्हेन इट इज नॉट दैट हाईली स्ट्रांग, then it is not able to push the monsoonal winds towards the Indian coast और इंडियन पेनिनसुलर रीजन, और उस केस में मॉनसून के रेंज थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं भारत में। तो ये है रिलेशन ऑफ द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर क्रिएटेड ऑन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट एंड पेरू कोस्ट। तो जब जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनता है और स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनता है तब भारत के अंदर बढ़िया रेनफॉल होता है, मस्करीन हाई प्रेशर अच्छा रहता है। इस सिचुएशन को कहा जाता है ला नीना, ला नीना कंडीशन। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इज क्वाइट वार्म, पेरू कोस्ट इज क्वाइट कोल्ड। और जब ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ने लगते हैं तो ये लो प्रेशर वीक होने लगता है, ये हाई प्रेशर वीक होने लगता है, ये मस्करीन हाई वीक होने लगता है। ऐसे कंडीशन को कहा जाता है एल नीनो कंडीशन। और ओवरऑल ला नीना और एल नीनो को मिला करके कहा जाता है एन सो। एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, सदर्न रीजन में एक कोल्ड और वार्म वाटर का ऑक्सीलेशन चलता रहता है 3-4 साल तक। वार्म वाटर ऑन द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, कोल्ड वाटर ऑन द साउथ अमेरिकन कोस्ट, एंड देन 3-4 साल बाद ये वार्म वाटर धीरे धीरे पेरू कोस्ट की तरफ जाने लगता है। तो आप कह सकते हैं कि जब पेरू कोस्ट का पानी गर्म होने लगे तो आप समझ जाइए कि भारत के अंदर होने वाला है एल नीनो, और भारत के अंदर अब मॉनसून थोड़ी सी कमजोर होने वाली है। और वार्म वाटर का मतलब है कि पेरू कोस्ट पे थोड़ी बहुत रेनफॉल होगी, बिकॉज वार्म वाटर मींस द एडजेसेंट एयर विल हैव सम मॉइस्चर, बिकॉज जितना हाई टेम्परेचर एयर का उतना ज्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, तो उतनी बारिश होगी। तो पेरू कोस्ट पे जिस साल बारिश होगी यानी कि वहां का पेरू कोस्ट का पानी गर्म है, इसका मतलब ये है कि वो एल नीनो ईयर है और पेरू कोस्ट पे बारिश हो रही है, तो मतलब भारत के अंदर मानसून कमजोर होगा। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो एंड ला नीना ऑन मानसून। तो एल नीनो और ला नीना मानसून के ऊपर क्या रोल प्ले करते हैं ये हम सब जानते हैं, राइट। बट एक नया फिनोमेना सामने निकल करके आ रहा है। साल 2022 का एयर क्वालिटी मेजर किया हमारे देश के एक्सपर्ट्स ने, और उनको पता चला कि जो एयर क्वालिटी थी दिल्ली की, दैट वाज हायर देन नॉर्मल इन द ईयर 2022, यानी कि क्वालिटी वाज बेटर, यानी कि पॉल्यूशन लेवल वाज लोअर। दिल्ली
एनसीआर पंजाब हरियाणा रीजन की एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर थी साल 2022 में एज कंपेयर टू नॉर्मल। जबकि जो सदर्न रीजन्स हैं, सेंट्रल इंडिया और सदर्न रीजन्स हैं, खासकर अगर बात कर रहे हैं आप सिटीज लाइक मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, देन दे एक्सपीरियंस्ड वर्स एयर क्वालिटी दैन यूजुअल। इसके पीछे क्या कारण है? साल 2022 का ये एयर क्वालिटी का रिपोर्ट है कि दिल्ली और आसपास के एरियाज की एयर क्वालिटी ठीक ठाक थी, एवरेज के मुकाबले बेहतर थी। और बाकी सदर्न रीजन्स की, सदर्न इंपॉर्टेंट सिटीज की, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई की जो टेम्परेचर एयर क्वालिटी था वो खराब था एज कंपेयर टू एवरेज। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है ला नीना इफेक्ट। देखिए, साल 2022 तक इंडियन ओवरऑल द सब कॉन्टिनेंट और द पेनिनसुलर रीजन वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ strong La Nina. Strong La Nina मतलब Australian coast is having warm water, Peru coast is having cold water. यानी कि Australian coast is having low pressure and Peru coast is having high pressure. Strong La Nina के कारण हमारे साइंटिस्ट का मानना है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का, मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट का, कि जो विंटर के टाइम में नॉर्थ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स चलते हैं, ऐसे ये चलते हैं, और पंजाब हरियाणा के आसपास में होने वाले जो पॉल्यूशंस हैं वो दिल्ली के ऊपर आकर के एक्यूमुलेट होता है। ऐसे जो विंड्स चलते हैं विंटर के टाइम में, मॉनसूनल विंड्स, ट्रेड विंड्स, और पंजाब हरियाणा से होने वाले पॉल्यूशंस को ला करके दिल्ली पे कलेक्ट कराते हैं और आसपास के गैंजेटिक प्लेन्स में कलेक्ट कराते हैं। वो हुआ क्या है कि साल 2022 में बिकॉज ऑफ ला नीना इफेक्ट, the monsoonal winds during the winter have not moved northwest, इस डायरेक्शन में ना मूव करके दे हैव स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्टली। इसी कारण से दिल्ली और आसपास का एरिया जो है, दिल्ली और ये गैंजेटिक रीजन्स बच गए हैं पुअर एयर क्वालिटी से। और नॉर्थ साउथ, ये नॉर्मली विंटर के टाइम में जो मॉनसूनल विंड्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट मूव करती हैं ऐसे, लेकिन ला नीना इफेक्ट के कारण ये मूव की हैं नॉर्थ साउथ, एंड दैट इज वाई दिल्ली और गैंजेटिक रीजन का एयर क्वालिटी बेहतर रहा है, लेकिन बाकी जो सदर्न सिटीज हैं जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, उनका एयर क्वालिटी खराब हो गया। The next topic is about Article 142 of the Constitution. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. देखिए, जो आर्टिकल 142 है हमारे संविधान का, वो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस या नेचुरल जस्टिस। Using Article 142, Supreme Court can pass any decree or order which can be enforceable throughout the territory of India, and that order might be implemented in a manner as prescribed or by any law made by the parliament. इसका सरल सा मतलब है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है और उसका जो ग्रेविटी होता है, एक कानून की मदद से कुछ रूल्स रेगुलेशंस सिटीजन्स के ऊपर इन्फोर्स किए जाते हैं थ्रू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, उस तरीके का ऑर्डर पास कर सकता है सुप्रीम कोर्ट बाय यूजिंग इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर वेस्टेड इनटू इट अंडर आर्टिकल 142। बट सुप्रीम कोर्ट इस पावर का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसको कंप्लीट जस्टिस करना हो, नेचुरल जस्टिस करना हो। तो आर्टिकल 142 एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे आदेश पास कर सकता है जिसके वैल्यू, उन आदेशों की वैल्यू किसी कानून के बराबर हो, अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। इस आर्टिकल 142 में दिए गए पावर का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स रिलीज किए हैं जो एक तरीके से कानून का इंपॉर्टेंस रखते हैं इन द ओवरऑल गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंपनियां हैं, जो वायलेटर कंपनियां हैं, दे विल पे कंपनसेशन टू द विक्टिम इन द ट्यून ऑफ $470 मिलियन। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड फ्रेमिंग ए स्कीम बाय द सेंटर फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अ ट्रस्ट टू कंस्ट्रक्ट राम मंदिर। लीकर सेल बैन, नॉर्मली क्या होता कि हाईवे के अराउंड लीकर सेल ना किए जाए, हाईवे के अराउंड 500 मीटर तक लीकर सेल ना किए जाए ताकि रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके। इस तरीके का अगर प्रोविजन लाना है तो कानून की मदद से आता है, बट कानून नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में दिए गए अपने पावर का इस्तेमाल करके ये आदेश दे दिया
कि हाईवेज के अराउंड 500 मीटर की दूरी तक लीकर नहीं बिकेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जो इस पावर का इस्तेमाल करती है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो सपोर्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के इट्स अप्रोच का, उसको वो लोग इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशरी इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव यूजिंग मोर एंड मोर प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 142 इन ऑर्डर टू गाइड द कंट्री इन जस्ट डायरेक्शन। तो सपोर्टर्स जो हैं वो तो इसको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, जुडिशियल ओवर रीच देखते हैं, बट जो आई एम सो सॉरी, जो सपोर्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के, वो इसको जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह देखते हैं कि यस, सुप्रीम कोर्ट इज बिकमिंग वेरी प्रोएक्टिव and ensuring justice using Article 142. But the critics would say the same provision or read the same provision as judicial overreach, कि भैया आप unnecessary interfere कर रहे हो in the other two branches of the government। देखिए, गवर्नमेंट के तीन मेन ब्रांचेस हैं, legislatures who frame laws, executives who implement laws, and judiciary who adjudicate laws. But when judiciary frequently starts making laws using its power under Article 142, then perhaps judiciary is interfering into the legislative wing of the government. That is why some of the critics call excessive use of Article 142 of the Constitution is equivalent to judicial overreach. It is not judicial activism but judicial overreach. लेकिन ये जो मामला ये चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा आदेश आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके उसको जुडिशियल ओवररीच कहा जाए, जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाए, दिस विल ऑलवेज रिमेन ए सब्जेक्टिव एंड ग्रे एरिया ऑफ डिस्कशन, बिकॉज दोज हु फील द डिसीजंस आर राइट they will call it judicial activism, those who believe it is wrong will call it judicial overreach। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शंस हुआ था, वहां पे मेयर पोस्ट के लिए जो रिजल्ट आया 30 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस रिजल्ट में कुछ रिगिंग है, कुछ हेर फेर है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पूरा रिजल्ट को ही बदल दिया। और सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट हैज डन दिस where it has changed the entire election result of mayor post in Chandigarh Municipal Corporation. Supreme Court has done it under Article 142 of the Constitution in order to do complete justice and ensure the process of electoral democracy is not just allowed or thwarted by such problems. So current news is not that important, but yet I have discussed it so that I could make you understand the importance of Article 142। Article 142 के ऊपर यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में ये प्रश्न भी पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट करप्शन इन एजुकेशन सिस्टम डिटेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी। देखिए, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है करप्शन एंड इट्स एलिमिनेशन और ऑब्स्ट्रक्शन बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ है चैप्टर 7 करके। उसमें ये सब बातें हैं कि करप्शन को कैसे आप रोक सकते हैं विथ हेल्प ऑफ मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी एंड मोर डिजिटल बेस्ड सॉल्यूशन। अभी इसका एक बढ़िया एग्जांपल आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिए, असम सरकार ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया शिक्षा सेतु ऐप अंडर समग्र शिक्षा अभियान, ताकि स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन है उसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें मिलता रहे। टीचर्स कितने प्रेजेंट हैं, कितने टाइम पे आते हैं, स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट कितनी है, कितने वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ डेटा शिक्षा सेतु ऐप पे मिल सकता है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिवॉल्यूशनरी ऐप। बट जैसे ही शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया गया, एक नई खबर सामने आई कि लगभग 5 लाख फेक स्टूडेंट्स के नाम दर्ज हैं, मतलब फेक नाम दर्ज हैं इन डिफरेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स इन द स्टेट। ये डिटेक्ट हुआ विथ हेल्प ऑफ शिक्षा सेतु ऐप। ये फेक नाम भी रजिस्टर्ड है अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स। इसके पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं, दोनों करप्शन ही है, बट दो मुख्य कारण हो सकते हैं कि क्यों इतने सारे फेक नाम इन्वॉल्व हैं। तो एक तो टीचर्स वेर अप्रीहेंसिव कि अगर उनके स्कूल में कम बच्चे रहेंगे तो स्कूल को या तो सरकार बंद कर देगी या तो उनका ट्रांसफर कहीं और कर देगी टीचर्स का। एक ये अप्रीहेंशन हो सकता है। उससे दूसरा बड़ा कारण हो सकता है करप्शन। ये हर एक बच्चे पे सरकार की तरफ से फंड आता है मिड डे मील स्कीम के लिए, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट, स्पोर्ट्स किट एंड ऑल।
तो वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड को साइफॉन ऑफ करने का एक जरिया हो सकता है, वेयर मोर एंड मोर फेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर पुट एंड रिफ्लेक्टेड इन द डेटा। तो हो सकता है कि प्रिंसिपल्स जो हैं, जो अलग अलग स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हैं, वो इस तरह की करप्शंस को कर रहे हो इन फ्यू ऑफ द स्कूल्स। India's first parametric insurance for fish farmers. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस होता है वेयर इंश्योरेंस गारंटीड द पॉलिसी होल्डर अगेंस्ट अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट, कि अगर ये हो जाता है, मान लीजिए मछलियां आपको नहीं मिलती हैं या फिर आग लग जाती है, तो उस केस में क्या होगा, मछलियां मर जाती हैं आपके, उस केस में क्या होगा। तो स्पेसिफिक इवेंट के अकरेंस के केस में इंश्योरर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। इस तरह के इंश्योरेंस को कहा जाता है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। इसके अंतर्गत द अमाउंट इज सेट, कि कितना इंश्योरेंस मिलेगा, दैट इज नॉट डिसाइडेड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस, बट इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट, कि कितना बड़ा, कितनी ज्यादा आग लग गई, या क्या कितने नंबर ऑफ फिशेस मर गए, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट the compensation amount is decided, not on the magnitude of loss. करंट न्यूज ये है, इंडिया का पहला पैरामेट्रिक इंश्योरेंस फॉर इनलैंड फार्मिंग फॉर फिश फार्मर्स हैव स्टार्टेड इन असम। तो भारत का पहला पैरामेट्रिक इंश्योरेंस फॉर इनलैंड फार्मर्स हैज स्टार्टेड इन असम। असम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सर्विसेज सोसाइटी एंड असम स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट हैज टाइड अप with Absolute DG Safe for ensuring India's first parametric insurance for fish farmers. Topic number 5 is about Mission SPDIS. This topic is important from prelims point of view. मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। मैंने आपको बताया था कि कैसे रेड सी के आसपास के एरियाज में हूती रेबल जो यमन के एक रेबल ग्रुप हैं, हूती सियास, ईरान की बैकिंग से कैसे ये हूती सियास अटैक कर रहे हैं रेड सी से गुजरने वाले कॉमर्शियल शिप्स को, स्पेशली अमेरिका बाउंड कॉमर्शियल शिप्स को अटैक कर रहे हैं। क्यों ये अटैक कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू प्रेशराइज अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन टू फोर्स इजराइल टू स्टॉप बॉम्बिंग ऑन गाजा। विद दिस आइडिया द हूती सियास आर अटैकिंग द कार्गो शिप्स मूविंग थ्रू रेड सी। ये टॉपिक हमने किया था लगभग 15-20 दिन पहले। अब न्यूज ये निकल करके आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है एक मिशन एसपीडिस। अभी प्रीलिम्स आ रहा है, चूंकि देखिए 17 मार्च को प्रीलिम्स है, तो इस तरह के छोटी छोटी चीजें सीधा सीधा प्रीलिम्स में आपको दिख जाएंगी। मिशन एसपीडेस क्या है एंड ऑल। तो मिशन एसपीडेस हैज बीन रिलीज्ड और स्टार्टेड बाय यूरोपियन यूनियन टू प्रोटेक्ट द कॉमर्शियल शिप्स इन रेड सी फ्रॉम द अटैक बाय हूती रेबल्स विच आर ईरान बैक्ड हूती रेबल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी को लेकर के दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द कंसेंट ऑफ द ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सेकंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। यूवी का प्रोग्राम को लेकर के पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।